अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया नूर। आज का जो लेक्चर है इट विल कवर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर हम हिस्ट्री और प्रीवियस एक्सपोजर टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बेसिस से बात करें तो हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस है इट इज़ divided into two clinical types. प्राइमरी टीबी, प्राइमरी टीबी उन इंडिविजुअल्स में होती है जो फर्स्ट टाइम एक्सपोज होते हैं टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इनिशियल जो इन्फेक्शन है जो स्टार्ट होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लंग्स। प्राइमरी टीबी की जो सिम्टम्स होती हैं वो नहीं होती, सिर्फ इन्फेंट्स या बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स अपेयर होती हैं और जो इनिशियल लीजन फॉर्म होती हैं वो एक्सुडेटिव टाइप होती हैं और ये उस जगह पे बनती हैं जहाँ पे जो लंग्स हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है एंड दैट इज़ द एपेक्स ऑफ द लंग। हमने जब पैथोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने उसमें ये डिटेल में देखा था कि मैक्रोफेजेस जब इंजेस्ट कर लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को तो माइकोबैक्टीरियम जो है वो उन मैक्रोफेजेस के अंदर किल नहीं होता, बल्कि वो मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे आर लेटर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टू दी लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो होस्ट है उसका इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है ह्यूमोरल भी होता है और सेल मीडिएटेड भी होता है। और ट्यूबरक्लोसिस में क्योंकि इंट्रासेलुलर लोकेशन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है टू एलिमिनेट दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में ग्रैन्युलोमैटस लीजन बनती है जिसे हम ट्यूबरकल कहते हैं। जो लीजन लंग में बनती है ऐसा ही लीजन हाइलर लिम्फ नोड में भी बनता है और जो लंग में लीजन बनती है हम उसको गॉन फोकाई कहते हैं और जो लिम्फ नोड और लंग लीजन को मिला के हम गॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये जो ट्यूबरकल फॉर्म होता है इन द प्राइमरी टीबी ये केजिएटेड हो जाता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ सेमी सॉलिड नेक्रोटिक सेंटर, यानी कि जहाँ जहाँ ये लीजन बनता है वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं लंग्स के वो चीज़ी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके बीच में जो सेंटर होता है वहाँ से टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत एक्टिव होती है। ये जो लीजन है हमने देखा था कि जो एक्सुडेटिव टाइप है ये हील हो जाती है या इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो स्कार फॉर्म हो जाता है और श्रिंकेज हो जाता है। या अगर हमारी होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनफेक्टिव रहता है इन एलिमिनेटिंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सेकेंडरी फेज में चला जाए या प्रोडक्टिव टाइप ऑफ लीजन पे चला जाए। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस ये वो डिज़ीज़ है जो उन इंडिविजुअल्स में होता है जो सेकेंड टाइम एक्सपोज हो रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से या वो इंडिविजुअल जिनके अंदर डॉर्मेंट फेज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद थे और वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं। ये हमने देखा था जब हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करता है कि वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है और माइकोबैक्टीरियम जो है वो डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं। अब ये बहुत सारी क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैल चुका होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम तो काफ़ी जगह से तो ये क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि ये डॉर्मेंट
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद रहें, और कुछ अरसे बाद जब होस्ट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स, या तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या कोई और डिजीज़, तो उसकी वजह से क्या होता है, या मैल नॉरिशमेंट, इसके बाद कुछ अरसे बाद फिर ये जो डोर्मेंट माइकोबैक्टीरियम बॉडी में मौजूद होते हैं ये रीएक्टिवेट हो जाते हैं, या इंडिविजुअल जो है जिसका इम्यूनोसप्रेशन हुई हो वो एक्सपोज हो जाए बाहर से, दोबारा वो इनहेल कर ले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें ये सेकेंडरी टीबी हो सकती है। इसमें जो लीजन्स फॉर्म होते हैं दे आर क्रॉनिक, और वो जो है हार्ड हो चुके होते हैं, फाइब्रोसिस हो चुका होता है। इसके अलावा जो है रीजनल लिम्फ नोड में बहुत कम लीजन्स फॉर्म होते हैं। थ्रू लिम्फेटिक जो माइकोबैक्टीरियम है ये थ्रू ब्लड में पहुंच चुके होते हैं, और ब्लड से ये ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गन तक पहुंच चुके होते हैं, जिसमें किडनी, लिवर, स्प्लीन, बोन, लिम्फ नोड, ब्रेन, बोन मैरो, मैनेजेस, ये सब ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडरी टीबी जो है वो एपिक्स ऑफ लंग्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि दिस यहाँ पे जो ऑक्सीजन टेंशन होती है वो हाईएस्ट होती है। सेकेंडरी टीबी को हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लीजन्स फॉर्म होते हैं वो या ट्यूबरकल फॉर्म होते हैं, दे रिजेंबल सीड मिलेट दैट फाउंड इन अफ्रीका, इसलिए इसे हम मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो ब्रोंकस है उसकी वॉल भी डैमेज होती है, और जो नेक्रोटिक मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाता है और अपने पीछे जो है वो कैविटीज़ छोड़ देता है, और इस वजह से ये जो मटेरियल है जो रिलीज़ हुआ है फ्रॉम दी लंग्स, इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में मौजूद होते हैं। इसमें WBCs ही मौजूद होते हैं, डेड, जिसे हम पस सेल्स कहते हैं। या तो ये स्प्यूटम के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर जो इंडिविजुअल है वो इसको swallow कर लेता है, तो इट विल रीच टू दी इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं वो भी जो है इस प्रोसेस में डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में जो इंडिविजुअल है जब वो स्प्यूटम एक्सपोर्टरेट करता है तो उसके अंदर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ ब्लड भी मौजूद होता है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ टीबी, ब्लड स्टेन स्प्यूटम। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो जो ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, और ये अचानक से होता है, पेशेंट को नहीं पता होता कि वो कब प्रीवियसली एक्सपोज हो गया है विद द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और हमें पता है कि जो प्राइमरी टीबी है वो तो एसिम्प्टोमेटिक ही होती है, और सेकेंडरी टीबी में बहुत प्रोमिनेंट जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। पेशेंट जो है वो एनोरेक्सिया शो करता है, हमें पता है एनोरेक्सिया इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, एस्थेनिया, वीकनेस, लेसिट्यूड, सुस्ती, फटीग, टायर्डनेस, फीवर, चिलीनेस, सर्दी लगती है, फ्रैंक रिगर्स कब कभी भी लग सकती है, नाइट स्वेट्स, रात में पसीने आना, वेस्टिंग। जो वेट लॉस और एनोरेक्सिया की कंडीशन है, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, दिस इज़ कलेक्टिवली नोन एज दी वेस्टिंग, यानी कि ग्रेजुअली ओवर द टाइम जो इंडिविजुअल है उसका वजन बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है और वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, दिस इज़ वेस्टिंग। अगर हम लोकलाइज सिम्टम देखें तो वो कफ और स्प्यूटम है। कफ जो है इनिशियली बहुत माइल्ड होती है और ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करती है टुवर्ड सीवियरिटी, और अचानक से जो खांसी का दौरा पड़ना होता है, दिस इज़ नोन एज दी प्रोक्सिस्मल। और स्प्यूटम भी शुरू में क्योंकि इतना कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता ख़ास,
तो कम होता है। जैसे जैसे जो टिश्यू डैमेज नेक्रोसिस बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्प्यूटम जो है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो म्यूक्वाइड होती जाती है और वो पुरुलेंट होता जाता है। जितने ज़्यादा WBCs या मैक्रोफेजेस की डेथ होती है उतने ज़्यादा जो वो स्प्यूटम है उसमें हमें वो पस सेल्स नजर आएंगे। दिस इज़ नोन एज द पुरुलेंट। इसके साथ साथ टिश्यू डैमेज के साथ साथ ब्लड कैपिलरीज भी डैमेज होती हैं। इसके नतीजे में जो है वो ब्लड आने लगता है स्प्यूटम में और ब्लड की क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और इसी वजह से जो चेस्ट है उसमें पेन भी होता है। अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस देखें तो जब ये ऑर्गन जो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन विल बी इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी टीबी, तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, जिसमें लंग्स के अलावा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हों। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम देख सकते हैं ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक में भी हो सकती है, इसमें बोन्स भी हो सकती हैं जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जा सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस बन सकता है, माउथ अल्सर्स भी बन सकते हैं इसमें, और जिसकी वजह से लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, जिस नोन एज दी हॉर्नेस एंड डिस्फेगिया। अगर डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग इज़ नोन एज दी डिस्फेगिया। और इसके अलावा ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। एनल पेन भी हो सकता है और लीजन्स जो हैं वो रेक्टम पे भी फॉर्म हो सकती हैं जिसे हम पेरीरेक्टल एब्सेस कहते हैं।